हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों चैप्टर कर लिए हैं, ठीक है। तो आज अब हम आपका टेस्ट जो होगा एनटीएससी लेवल का, वो जून में लाइट के लिए होगा, लाइट के लिए, ठीक है। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे लाइट का, ठीक है। बेसिकली नॉन एनटीएससी वालों में मैंने ये करवा रखा है, लेकिन फिर भी उनके लिए दोबारा रिवाइज करने का मौका पड़ा है, तो वो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं आराम से देख देख के वीडियो में एक बार दोबारा, ठीक है। लिखने का काम आप बुक से कर लेना, ठीक है। अपनी बुक यूज करना। अच्छा, 1-2 मिनट रुको आप। राइट। हाँ जी, तो मैं क्या कहा था, हाँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर लाइट के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली इस पूरी जो चैप्टर का नाम है, जो पूरा पार्ट आ जाता है जिसमें 10th का, ठीक है। मतलब पहले पार्ट में 3 चैप्टर थे, कौन कौन से? इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी में एनटीएससी लेवल में क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। अब लाइट के 3 चैप्टर हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। तो ये तीनों सब सारे पार्ट एक में आते हैं, और इस पूरे पार्ट का हम नाम देते हैं ऑप्टिक्स। इस पूरे पार्ट का नाम क्या दे देंगे? ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में 2 तरह की ऑप्टिक्स होती है। ऑप्टिक्स बेसिकली लाइट का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे सोचो ऑप्टिक्स का मतलब क्या होगा? लाइट ही है। 2 तरह की ऑप्टिक्स होती है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ओके। तो जो रे ऑप्टिक्स है वो पूरी की पूरी 10th में है, और ये 12th में आएगी आपके, ठीक है। तो आपको पूरी की पूरी कौन सी ऑप्टिक्स पढ़नी है? रे ऑप्टिक्स। रे, इस रे का मतलब क्या है? रे का मतलब ये है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर आएगी आपके पास हर जगह। जो भी लाइट होगी वो किस में चलेगी? स्ट्रेट लाइन में, ओके। तो उसको हम कहेंगे रे ऑप्टिक्स, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, लाइट की स्पीड पता है आपको कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लगभग होती है इतनी, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू तो 299 कुछ इतनी होती है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट जो हम लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट किस स्पीड से चलती है। यहाँ पे हम किस में पढ़ेंगे? स्ट्रेट लाइन में। तो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ से आपकी चैप्टर की स्टार्ट होगी, ठीक है। कॉपी अगर आपको किसी की मिल पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बुक से आप नोट्स बना सकते हैं आराम से। एमटीएससी के लिए है ये केवल, ठीक है। तो एमटीएससी वालों को खुद बुक से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको हर चीज क्या क्या है, धीरे धीरे हर एक चीज बताता हूँ आपको। देखो सुनो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो, ये कोई मिरर है, इस मिरर का नाम है प्लेन मिरर, ठीक है। इस शेप में रखा हुआ है, ठीक है। कोई लाइट आई, इस लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट रे का मतलब होता है आने वाली लाइट, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ओके। इंसिडेंट के लिए आई और रिफ्लेक्टेड के लिए आर। ऐसा काम आप एक में कर चुके हैं शायद, ठीक है। वही चीज यहां पे पढ़नी है, इसको थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ना है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंजिंग द मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। क्या होता है? चेंज इन पाथ ऑफ लाइट
विदाउट चेंजिंग द मीडियम। मतलब लाइट अपना पाथ चेंज करेगी लेकिन अपना मीडियम चेंज नहीं करेगी। मीडियम का मतलब नीचे नहीं आएगी लाइट का बिल्कुल भी, सारी की सारी लाइट कहां निकल जाएगी, यहाँ पे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके लॉ क्या होते हैं? पहला लॉ, जितने एंगल से इंसिडेंट रे इस मिरर से टकराएगी उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल आई और एंगल आर हमेशा क्या मिलेंगे आपको? इक्वल। क्या मिलेंगे? इक्वल। ठीक है, दूसरी बात, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल lie in same plane. This is same plane. ठीक है, सेम प्लेन का मतलब क्या है? जहां पे सारी रे एक जगह से ही दूर जाए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सेम प्लेन। ओके, तो यहाँ पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे सारी किसमें है? एक ही प्लेन के अंदर है। तो ये दो लॉ थे, तो आप समझ गए होंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको लिखना है, ये डायग्राम बनाना है और ये ला लेंगे आपको। ठीक है, ओके। इसमें एक बात आपसे पूछ रहे हैं कि लाइट अगर नॉर्मल से ही आए, दिस इज नॉर्मल, लाइट अगर नॉर्मल से आए तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 0। वापस लाइट कहां चली जाएगी? वापस उसी रास्ते पे चली जाएगी। यहां से आएगी तो वापस उसी रास्ते पे चली जाएगी। ठीक है, समझ गए? इसके बाद इसमें आते हैं स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, ये तो प्लेन मिरर के लिए था। प्लेन मिरर के कुछ एक क्वेश्चन आपको बताएंगे उसमें डीपीपी के लिए। ठीक है, यहां पे हम पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। अगला काम है स्फेरिकल मिरर। देखिए ये मिरर ये आपको दिख रहा है एक स्फीयर के शेप में, एक ऐसा मिरर जो आपको किसकी शेप में मिले? स्फीयर की शेप में। जब हम इसको बीच में से कट कर दें तो इसमें दो सरफेस बन जाएगी, एक बन जाएगी कन्वेक्स और एक बन जाएगी कॉन्केव। ठीक है, तो यहां से दो मिरर बन जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे। तो स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे? देखो, जिसका अपर पार्ट आउटवर्ड निकले, जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट आउटवर्ड, जैसे देखो ये वाला, ये ऐसे है, इसके अंदर हमने पॉलिश कर दी, तो ये सरफेस कैसे निकल रही है? बाहर की तरफ, आउटवर्ड। तो इस सरफेस को हम कौन सी सरफेस कहेंगे? कॉन्वेक्स सरफेस। इसमें देखो ये सरफेस ऐसी है, इनवर्ड, तो इस सरफेस को हम कौन सी सरफेस कहेंगे? कॉन्केव। ओके, एग्जांपल के तौर पे आप चम्मच ले सकते हैं, जो सब्जी वाली चम्मच होती है। ठीक है, अगर आप उसको मोदा करेंगे, उल्टा करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? वो कौन सी सरफेस है? कॉन्वेक्स। अगर आप इसको सीधा करते हैं तो वो सरफेस कौन सी है? कॉन्केव। ओके, ठीक है, तो अंदर वाली कॉन्केव और बाहर वाली कॉन्वेक्स, ये सी डेफिनेशन है। ठीक है, जिसका आउटवर्ड पार्ट रिफ्लेक्टिंग हो वो कन्वेक्स, जिसका इनवर्ड पार्ट रिफ्लेक्टिंग हो वो क्या होगी? कनकेव। ओके, इस स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड 6-7 टर्म है, उसको समझने की कोशिश कीजिए आप पहले। देखिए, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ये टर्म्स मैं लिख रहा हूं, धीरे धीरे आप समझते जाइए बस क्या क्या है।
ठीक है, इतनी कर लो टर्म, 6 टर्म्स जो इम्पोर्टेंट आपके लिए। ठीक है, एक 7 टर्म अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, अपर्चर। ठीक है, ये 7 टर्म देखो आप क्या क्या है जिनको आपको लिखना है। तरीका बहुत आसान है, देखो कोई भी मिरर आप बना लो, जैसे ये मिरर मैंने आपको बना लिया, ये मिरर कौन सा मिरर है? कनकेव। ये मिरर कौन सा मिरर है? कनकेव। अब देखते जाइए धीरे धीरे, देखो अगर इस मिरर को मैं कंप्लीट करूं, ठीक है, इस मिरर को मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया, ठीक है, इस होलो स्फीयर को अपनी तरफ से मैंने कंप्लीट कर दिया, तो इसके बीचों बीच क्या आएगा? एक क्या आएगा? सेंटर आएगा नहीं। इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर से लेके किसी पॉइंट तक की दूरी क्या होती है? रेडियस। इसी चीज को हम क्या कह देंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहली दो टर्म समझ में आई? किसी भी होलो स्फीयर को हमने जो कंप्लीट किया, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव, दोनों किसी को कर लो कंप्लीट। ठीक है, तो जो उसका सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो उसका रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइन बिल्कुल एक्स एक्सिस की लाइन, एक्स एक्सिस वाली, ये एक एक्स एक्सिस दिख रही है आपको साफ साफ, या आप इस तरह लिख सकते हैं, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधी चले उसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा पॉइंट समझ आया? प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधी चले, कट करती हुई सीधी चले। ठीक है, इसके बाद प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस देखो क्या होता है, कोई भी रे ऑफ लाइट है, समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी रे ऑफ लाइट है जो मिरर से टकराएगी, और मिरर से टकराने के बाद जैसे ही वो प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करेगी, जैसे ही वो प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करेगी, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। और प्रिंसिपल एक्सिस पे कट किया है तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। समझ गए? दोबारा सुनो, ये कोई मिरर है, इससे यहां से कोई लाइट टकराई और ये बेंड हो गया, ऐसे आ गया अपने पास, मतलब बेंड हो गया मतलब रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे आ गया। ठीक है, तो जब ये इस प्रिंसिपल, जो इसका सेंटर है, प्रिंसिपल एक्सिस से टकराएगी तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फोकस। और उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल एफ से। ओके, अगला पोल देखिए आप, मिरर का बिल्कुल मिडल पॉइंट, मिरर का बिल्कुल मिडल पॉइंट क्या कहलाएगा? पोल। ओके, और पोल से लेके फोकल लेंथ, पोल से लेके फोकस तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ। पोल से लेके फोकस तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ। अपर्चर एक डायमीटर होता है पूरा, इस पूरे को हम कहते हैं अपर्चर। बताइए, ये 7 क्रम जो थी आपको समझ में आई? दोबारा सुन लीजिए, पहला क्रम क्या है, एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं। यही आपको लिखने में मिलेगा वहां पे, पहले क्रम सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसी भी होलो स्फीयर को जब आप कंप्लीट करेंगे तो उसका जो सेंटर मिलेगा उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल क्या होता है? स्फीयर का बिल्कुल मिडल पॉइंट। ये स्फीयर है, देखो ये मिरर है, मिरर, इसका बिल्कुल मिडल पॉइंट पोल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को कट करते हुए चले, देखो इस डायग्राम में, उसको क्या कहेंगे? पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस किसे कहेंगे? जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से टकराएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस। ओके, लास्ट वाला फोकल लेंथ। फोकस से लेके पोल तक की डिस्टेंस कितनी होगी? फोकल लेंथ। और इसको हम लिखेंगे स्मॉल एफ से, हमेशा स्मॉल एफ से। किससे लिखेंगे? स्मॉल एफ से। लास्ट वन चीज, अपर्चर। किसी भी मिरर का डायमीटर क्या कहलाता है? उसका अपर्चर कहलाता है। ये बात समझ में आई? 3 चीज, 7 चीजें। ओके, इसके बाद थोड़ी चीज और करेंगे अभी। दो चीजें और करते हैं, देखो 2 चीजें।
जो आपको लिखनी है वो देखिए आप क्या है। इनका थोड़ा सा मैथमेटिकल देखते हैं। सबसे पहले जो ये 7 टर्म हमने की थी अभी, 7 टर्म्स, उसमें हमने लिखा था फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा फोकल लेंथ का डबल होता है, ये याद रखना आपको हमेशा, ठीक है। प्रूफ फॉर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ऐसी था, अभी बताया था मैंने। देखो ये लाइट जब इसे टकराएगी तो ये सेंटर है, ठीक है। ये पूरी डिस्टेंस r होती है और ये f होगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसके मिडल में टकराते हैं, तो r के 2 टुकड़े कर देता है ये, ठीक है। तो मतलब जो फोकल लेंथ होगी ना वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की कैसी होगी, आधी, ठीक है। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। आसान सा प्रूफ है, इसमें एंगल वगैरह बना के, ठीक है, ट्रायंगल को सेम कर दीजिए, एंगल ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल लेके, ठीक है। तो वो तरीका वो करना नहीं है, आपको ये याद रखना है बस, ठीक है। एक मिरर फॉर्मूला है, जो ये भी, इसका भी एक फॉर्मूला डायरेक्ट है, ये +2 में आपके पास पूरा ब्रीफ में आएगा, लेकिन यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं और एनटीएससी में आते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप देखिए, आपके 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। इन दोनों के मैं प्रूफ करवा सकता था, लेकिन अपने पास थोड़ा सा टाइम कम है, क्योंकि अपने को ये तीनों चैप्टर 30 जून तक करने हैं, तो वीडियो हर 3 दिन में एक बार डलती है, ठीक है। तो इस कारण इसके प्रूफ जब स्कूल लगेगा ना तब करवा दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी के लिए वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, कभी आप ये सोचो कि मैं जानबूझ कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ, वैसे ये दोनों चीजें आपके सिलेबस में नहीं है। प्रूफ इनके रिजल्ट आपके सिलेबस में, और रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन एनटीएससी वालों के लिए ये भी है कि भाई ये कहां से आए, तो इनको जानना जरूरी भी होता है, ठीक है। तो जब आप स्कूल लगेगा तब आपको बता देंगे कि ये फॉर्मूले कहां से बने, ओके। अभी के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूले याद रखेंगे और इसके न्यूमेरिकल करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसके लिए भी, बोर्ड के लिए भी और एनटीएससी के लिए भी, हर बार तकरीबन एक नई न्यूमेरिकल पे आता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन समझिए, पहला पार्ट आप समझिए, दूसरा पार्ट देखिए क्या है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जिसमें f होता है फोकल लेंथ, v होता है इमेज डिस्टेंस और u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, दिस इज u। मिरर से इमेज कितनी दूर बनी, दिस इज v, ठीक है। मतलब क्या है, एक मिरर के सामने हम खड़े होते हैं तो उस मिरर से हमारा कितनी दूर डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे u, और कितनी दूर हमें इमेज मिल रही है उसको हम कहेंगे v। तो आप कहेंगे प्लेन मिरर के अंदर सेम मिलता है, बिल्कुल मिलता है, प्लेन मिरर के अंदर सेम मिलता है, लेकिन काफी तरह के और भी मिरर होते हैं जिनमें सेम नहीं मिलता, ठीक है। जैसे स्फेरिकल मिरर्स है, ठीक है। इन स्फेरिकल मिरर्स की इमेज फॉर्मेशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक आपको ये काम करना है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट आर द लॉज, प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड मिरर फॉर्मूला, यहां तक आपको लिखने हैं काम। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है, कनकेव और कन्वेक्स मिरर में इमेज कैसी बनती है, उन दोनों के लिए ये फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। प्लेन मिरर नहीं लगेगा, ये किसके लिए लगेगा, कनकेव और कन्वेक्स के लिए। तो आज के लिए इतना करना है आपको, कल आप इसको लिख के देखेंगे, ठीक है, पर चेक करवाइए। गुड बाय।